एक नाम, एक सोच, एक ऐसा बलिदान जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। आज हम भगत सिंह की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे वो एक नौजवान से एक अमर प्रतीक बन गए। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी जिंदगी जो चली तो सिर्फ 23 साल, लेकिन उसकी छाप सदियों तक रह गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई सिर्फ 23 साल की उम्र में मौत को गले क्यों लगाएगा? क्या वजह थी इस अविश्वसनीय बलिदान के पीछे? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, भगत सिंह का जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति रगों में दौड़ती थी। उनके लिए आज़ादी की लड़ाई कोई चुनने वाली बात नहीं थी, ये तो उन्हें विरासत में मिली थी। उनका पूरा का पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानियों से भरा था। जरा सोचिए, उनके पिता सरदार किशन सिंह कई कई बार जेल गए। चाचा अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया। और तो और उनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह की जेल में ही तड़पा तड़पा कर जान ले ली गई। बलिदान तो जैसे उनके परिवार के लिए एक रोज की बात थी। और ये सोच, ये जज्बा उनके अंदर बचपन से ही था। जब वो सिर्फ 7-8 साल के थे तो अपने पिता को खेत में बीज बोते हुए देखकर पूछा, पिताजी, हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते? अगर एक बोएंगे तो बहुत सारी उगेंगी और हम अंग्रेजों को भगा देंगे। इससे पता चलता है कि क्रांति का बीज उनके मन में कितनी छोटी उम्र में पड़ चुका था। उनकी जिंदगी में बचपन में ही कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने देशभक्ति के इस जज्बे को एक मजबूत क्रांतिकारी रास्ते पर डाल दिया। उनकी ये यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी उठाकर उन्होंने क्रांति की कसम खा ली। 15 की उम्र तक आते आते अहिंसा के रास्ते से उनका भरोसा उठ चुका था और बस 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उस समय आजादी पाने के लिए दो बड़े रास्ते थे, एक गांधी जी का हिंसक रास्ता और दूसरा क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष का। 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों को बहुत निराशा हुई। उनके लिए ये एक बड़ा मोड़ था जहां उन्होंने तय कर लिया कि आज़ादी अब सिर्फ सीधी कार्रवाई से ही मिलेगी। और इसके बाद भगत सिंह सिर्फ सोचने वाले एक नौजवान नहीं रहे, बल्कि वो क्रांतिकारी आंदोलन के एक बहुत अहम किरदार बन गए। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थे जानते हैं? वो थे करतार सिंह सराभा, जिन्हें गदर पार्टी आंदोलन के लिए महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह तब सिर्फ 8 साल के थे। वो सराभा को अपना गुरु मानते थे और हमेशा हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। उनके जो भी कदम थे वो बहुत सोचे समझे थे। उन्होंने देश के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, नौजवान भारत सभा जैसा संगठन बनाया और फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बल्कि बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। इसीलिए वो वहां से भागे नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी ताकि अदालत उनके विचारों को फैलाने का एक मंच बन सके। लेकिन भगत सिंह से बंदूक और बम वाले क्रांतिकारी नहीं थे। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी कलम थी, उनकी सोच थी। जेल में रहते हुए उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं, बम का दर्शन और अपनी जेल डायरी जैसे इतने जरूरी लेख लिखे जो दिखाते हैं कि उनकी समझ कितनी गहरी थी। तो अब बात करते हैं उनकी शहादत और उस विरासत की जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को घर घर तक पहुंचाया। इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उस दौर की पूरी पीढ़ी के लिए एक जोश भरने वाला मंत्र बन गया। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। वो अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने मौत को भी क्रांति के लिए एक और हथियार बना दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज के समय में भगत सिंह की विरासत का क्या मतलब है? उनका वो बलिदान, उनके विचार और उनका वो साहस आज हमें क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? एक जोशीले नौजवान की तस्वीर है ना, जिसके हाथ में बंदूक है, जो ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे रहा है। लेकिन असलियत यह है कि उनका सबसे शक्तिशाली हथियार उनकी बंदूक नहीं, बल्कि उनकी कलम थी। तो आज हम उस भगत सिंह से मिलेंगे जो एक विचारक थे, एक लेखक थे, जिनके विचार जेल की कोठरी से निकले थे, लेकिन आज भी उतने ही दमदार हैं। उनकी जिंदगी, जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, बहुत लंबी तो नहीं थी।
दुख की बात है, लेकिन इसका एक एक पल बहुत इम्पैक्टफुल था। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का वो भयानक मंजर उनके दिल में क्रांति की आग जला देता है, और महज 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी हो जाती है। इतने कम वक्त में उन्होंने विचारों की एक ऐसी विरासत तैयार की जो आज तक हमें रास्ता दिखाती है। चलिए देखते हैं कि ये अनुभव उनके लेखन में कैसे उतरे। तो हम उनके विचारों की दुनिया में 2 रास्तों से अंदर जाएंगे। पहला रास्ता है उनका पब्लिक मैसेज, छात्रों के लिए लिखा एक जबरदस्त लेख जो सीधे सीधे इस बात पर बहस छेड़ता है कि पॉलिटिक्स में युवाओं का क्या रोल है। और दूसरा रास्ता, वो कहीं ज्यादा पर्सनल है, अपने दोस्त सुखदेव को लिखा एक खत जो जिंदगी, मौत और बलिदान के असली मतलब पर एक गहरी फिलॉसफिकल बहस है। इन दोनों से हमें भगत सिंह के ज़हन की एक पूरी तस्वीर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कलम का क्रांतिकारी। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगत सिंह के लिए क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल की बात नहीं थी। ये असल में विचारों की लड़ाई थी, और उनकी कलम ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी, जिसमें पूरे सिस्टम को चुनौती देने और एक पूरी पीढ़ी को जगाने की ताकत थी। और उनके विचारों को हम इन 2 कमाल के लेखों से समझेंगे। एक तरफ है उनका पब्लिक आर्ग्यूमेंट, भारत के नौजवानों से राजनीति में शामिल होने की एक जोशीली अपील, और दूसरी तरफ हम उनके सबसे निजी लम्हों में झांकेंगे, बलिदान के फलसफे पर लिखा एक गहरा खत। ये दोनों मिलकर एक क्रांतिकारी के दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। चलिए उनके लेख विद्यार्थी और राजनीति से शुरू करते हैं। इसमें भगत सिंह एक ऐसे सवाल से टकराते हैं जो आज 1 सदी बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए? और उनका जवाब सिर्फ हाँ नहीं था, बल्कि एक जोरदार ऐलान था कि ऐसा करना उनका फर्ज है। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार और कई भारतीय विद्वान भी इस सोच को बढ़ावा देते थे कि भाई छात्रों का काम सिर्फ पढ़ना लिखना है। पॉलिटिक्स को एक खतरनाक भटकाव की तरह देखा जाता था। भगत सिंह ने इस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ गलत है, बल्कि देश के लिए बेहद खतरनाक भी है। यहाँ देखिए 2 दुनियाएं आमने सामने टकरा रही हैं। एक तरफ है सरकार का नजरिया, छात्र चुप रहें, उनकी आवाज को दबा दो। यहाँ तक कि उनसे शपथ पत्र भरवाए जाते थे कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। और दूसरी तरफ है भगत सिंह, जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक चुप्पी तो बौद्धिक अंधेपन की तरफ ले जाती है। उनके लिए सच्ची शिक्षा का मतलब है आज़ादी की मशाल जलाना। और उनके तर्क का कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने कहा कि इतिहास के हर बड़े आज़ादी के आंदोलन की कमान तो युवाओं के हाथ में ही रही है। उनका तर्क था कि छात्रों को देश की दिक्कतों से दूर रखना उन्हें भविष्य के लीडर्स के तौर पर फेल करने जैसा है। उनके लिए राजनीति को अनदेखा करने का मतलब था इस जुल्मी सिस्टम को चुपचाप मान लेना। और ये लाइन ये उनके पूरे तर्क का दिल है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस नॉन पॉलिटिकल एजुकेशन को सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह देखा। एक ऐसी साजिश जो युवाओं को कमजोर बनाने और गुलामी के सिस्टम को बनाए रखने के लिए रची गई थी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। अब हम पब्लिक डिबेट के मैदान से निकलकर कुछ बहुत ही निजी, बहुत ही इमोशनल गलियों की तरफ चलते हैं। अब हम झांकते हैं भगत सिंह के दिल में, जब वो अपने सबसे करीबी दोस्त सुखदेव को एक खत लिख रहे हैं। और इसका बैकग्राउंड दिल दहला देने वाला है। वो दोनों अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं और भगत सिंह को पता चलता है कि उनका दोस्त अंदर से टूट रहा है। सुखदेव, जो कभी इतने मजबूत थे, अब आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसा ख्याल जिसकी वो दोनों हमेशा निंदा करते थे। तो भगत सिंह का ये खत सिर्फ हमदर्दी के कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, अपने दोस्त को निराशा के अंधेरे से वापस खींचने और उन्हें उस मकसद की याद दिलाने की एक कोशिश है जिसके लिए वे जी रहे थे और अब मरने वाले थे। भगत सिंह अपनी बात शुरू करते हैं सुखदेव को उनके ही पुराने विचार याद दिलाकर। वो याद दिलाते हैं कि कैसे वो दोनों हमेशा आत्महत्या को कमजोरी की निशानी, एक घृणित अपराध मानते थे। ये तो अपने दुख से भागना है, कोई क्रांतिकारी काम नहीं। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक चाल थी। सुखदेव को उनके अपने ही आदर्शों की जड़ों तक वापस ले जाने की कोशिश। और फिर आत्महत्या के इस निराशा भरे विचार के ठीक सामने वो एक शानदार विकल्प रखते हैं, आदर्श मृत्यु। ये सिर्फ मरना नहीं है,
ये एक बड़े मकसद के लिए एक सोचा समझा उद्देश्यपूर्ण बलिदान है। ये मौत को एक अंत के बजाय एक हथियार में बदल देता है, एक ऐसा हथियार जो दूसरों को इंस्पायर करेगा और क्रांति को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ वो अपने तर्क का पूरा खाका खींचते हैं, एक क्रांतिकारी के लिए 4 कदमों का सफर। ये शुरू होता है कष्ट सहने से, ये साबित करने के लिए कि आपकी लगन सच्ची है। ये पीड़ा बदले में जनता को प्रेरित करती है और एक देशव्यापी आंदोलन को जन्म देती है। इससे अपने आदर्श को पूरा करने का मौका मिलता है। ये भागना नहीं बल्कि सेवा है। और आखिर में ये एक विरासत बनाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष का एक प्रतीक बन जाती है। और ये लाइन विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, उनके पूरे फलसफे का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उनके लिए मुश्किलों से भागा नहीं जाता, उन्हें गले लगाया जाता है। ये चरित्र की परीक्षा थी, एक ऐसी भट्टी जिसमें एक क्रांतिकारी को गढ़ा जाता है। और ये कुछ ऐसा था जिस पर वो न सिर्फ विश्वास करते थे बल्कि अपनी आखिरी सांस तक जी भी रहे थे। तो हमने एक पब्लिक अपील देखी और एक बेहद निजी खत, एक बाहरी दुनिया के लिए, दूसरा एक दोस्त के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 अलग अलग बातें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? ये भगत सिंह के क्रांतिकारी दर्शन की एक पूरी तस्वीर कैसे बनाती हैं? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। लेख में वो भारत के युवाओं से कहते हैं कि दुनिया से जुड़ो। पत्र में वो अपने दोस्त को दुनिया छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है, दूसरा प्रिंसिपल्ड सैक्रिफाइस की। मतलब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप देश को तब तक नहीं जगा सकते जब तक आप क्रांतिकारी को अंदर से मजबूत ना कर लें। तो भगत सिंह के इन विचारों से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि राजनीतिक जागरूकता कोई चॉइस नहीं बल्कि एक फर्ज है। दूसरी कि बलिदान और आत्महत्या में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे जरूरी बात कि सच्ची क्रांति के लिए बाहरी हिम्मत और अंदरूनी ताकत दोनों चाहिए। ये सिर्फ दुनिया बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को बदलने के बारे में भी है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, आज की दुनिया में जहां अक्सर लोग चीजों से मतलब नहीं रखते और एक्टिविज्म पर सवाल उठाए जाते हैं, वहां नागरिक कर्तव्य और व्यक्तिगत बलिदान के बारे में भगत सिंह के विचार हमें क्या सिखा सकते हैं? ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर एक से पूछता है, हम किस चीज के लिए खड़े होने को तैयार हैं।